हाँ तो भाई गुरु, हम फिर से वापस आ गए हैं सेकंड पार्ट क्लास 10th इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का चैप्टर लेके। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में किया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में चीजें पढ़ी थी कि हो सकता है डेवलपमेंट हमारे लिए कुछ और हो, तुम्हारे लिए कुछ और हो। उसमें हमने लैंडलेस फार्मर लेबरर्स का एग्जाम्पल देखा था, रिच फार्मर का देखा था, इंडियन यूथ का देखा था। उसके बाद हमने कुछ टॉपिक्स और किए थे। आज हम जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं लास्ट स्लाइड हमने क्या किया था। द लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ, कि बच्चों एक इंसान के पास क्या है, पैसा है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है बच्चों? लिमिटेशंस हैं। जैसे योर मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। मैंने आपको कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, आप एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे आपको एक पॉल्यूटेड एनवायरमेंट ही मिलेगा, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो। योर मनी कैन नॉट इंश्योर गेट अनअल्टरेटेड मेडिसिन। इसका मतलब यह है कि पैसा है, हम दवाइयां खरीद सकते हैं, लेकिन अगर दवाइयों में मिलावट है तब आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद योर मनी कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मान लीजिए कोविड-19 हुआ था, चाहे वो जो पैसे वाले लोग थे, चाहे गरीब लोग थे, चाहे मिडिल क्लास थे, कोई भी था, वो सभी उससे अफेक्ट हुए थे। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तो हमने ये बात देख ली थी, ये मैंने फिर से एक बार बता दिया है कि द लिमिट ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ, कि इंडिविजुअल वेल्थ की, इंडिविजुअल के पास जो पैसा है उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द पब्लिक फैसिलिटीज मल्टीप्लायर। इसका मतलब यह है कि जो भी बेसिक चीजें हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पुलिसिंग सिस्टम, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये सारी चीजें जो भी हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो होनी ही चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में कौन लेगा? कोई इंडिविजुअल लेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन लेगी, या गवर्नमेंट लेगी। अगर हम ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को दे देते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल ही कर रहा है, तो उससे हम ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हम पूरे देश को एक साथ लेके आगे नहीं चल पाएंगे, हम सिटीजन्स को आगे लेके नहीं चल पाएंगे। इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए पुलिसिंग सिस्टम है, हमको पता है पुलिस किसके अंडर होती है? गवर्नमेंट के अंडर। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ? इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होती है बच्चों के लिए, है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां पर सस्ती दवाइयां मिलती हैं और इलाज होते हैं। इनिशियल फेजेस में जो हमारा हेल्थ केयर था और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। इनको बोलते हैं बच्चों वेलफेयर स्कीम्स। उनको हम क्या बोलते हैं? वेलफेयर। जनता की वेलफेयर के लिए जो बेसिक चीजें की रिक्वायरमेंट है, वो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन हमेशा ही सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती रही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि पहले जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स और अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन कर दिया। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर, जिसकी वजह से, प्राइवेट सेक्टर की वजह से जो हमारा एजुकेशन है और हेल्थ केयर है, दोनों ही सिस्टम कैसे हो गए? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की डेवलपमेंट के लिए चीज, वो दोनों ही चीजें कॉस्टली हो गई और आम लोगों की रीच से बाहर हो गई।
आज अपने देश में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, कहीं भी जाके देख लीजिए सरकारी स्कूलों की हालत और सरकारी अस्पतालों की हालत, आपको समझ में आ जाएगा कि जिस चीज के लिए हमने सरकारों को बनाया है, जिस चीज के लिए हम चुनाव में वोट डालते हैं, सरकार अपने काम से हमेशा ही पीछे हटती आई है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, हेल्थ केयर को भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया और एजुकेशन को भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, जबकि ये जिम्मेदारी हमारी सरकार की होनी चाहिए थी। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन में और हेल्थ केयर में कौन लोग हैं, यही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो पॉलिटिशियंस के दोस्त होते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि भाई जितना हो सकता है हम इन चीजों को महंगा कर दें, इन फैसिलिटीज को महंगा कर दें और गरीब लोगों के, आम लोगों की रीच से ये चीज बाहर हो जाए। कितनी गलत बात है ये, लेकिन सरकारों ने ऐसे ही किया है। जबकि मेरा मानना ऐसा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है एजुकेशन का और हेल्थ केयर का, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए और कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए। बट हमारे यहां ऐसा नहीं है। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपग्रेडिंग द स्कोर कार्ड, अब इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है द वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक्स का तो आपको पता ही है, वो क्या करते हैं, वो लोगों को लोन देते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या होता है, जो अलग अलग देश होते हैं उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ये कुछ क्राइटेरिया भी सेट करते हैं। अब उस क्राइटेरिया के हिसाब से वर्ल्ड बैंक का फोकस किस पे होता है, इकोनॉमिक आउटपुट पे होता है कि कौन सा देश कितना इनकम जनरेट कर पा रहा है, कितनी उसकी जीडीपी है। जीडीपी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, हमने किया था ये बात इनसाइड द कंट्री। और इसका सोल क्राइटेरिया, सोल मेट्रिक क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम, किसी भी देश की टोटल इनकम को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगा कि एवरेज औसतन तौर पर एक जो इंसान है, एक से जो सिटीजन है, वो कितना कमा रहा है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, पर कैपिटा इनकम। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल इनकम ऑफ द नेशन बाय टोटल पॉपुलेशन। बेसिकली एवरेज निकाल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब जो वर्ल्ड बैंक का स्टैंडर्ड है उसमें एक ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि जहां पर कुछ चीजें छुप जाती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो उसमें भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जहां पे हमको दिखता नहीं है कि ट्रैफिक पीछे से कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है। तो उसमें उसके लिए क्या है कि वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड में ब्लाइंड स्पॉट क्या है बच्चों, इट हाइड्स हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सट्रीम ह्यूमन इक्वालिटी। वर्ल्ड बैंक को सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब है, वो क्राइटेरिया उनका ये है कि कितनी इनकम जनरेट हो रही है। उनको कोई मतलब नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर, वो नहीं कैलकुलेट करते क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इन अ कंट्री। उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो नहीं देखते हैं कि ह्यूमन इनइक्वालिटी कितनी है, कि इंसानों के बीच में इनइक्वालिटी, कोई बहुत ज्यादा अमीर है जी और कोई बहुत ज्यादा गरीब है। तो गुरु ये बात बहुत समझने की है कि वर्ल्ड बैंक हमेशा क्या करता है, वर्ल्ड बैंक मॉनेटरी क्राइटेरिया को ही मानता है। लेकिन अब दूसरा क्या है, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आजकल आप न्यूज में सुन रहे होंगे, जब भी कोई इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट होता है तो उसमें यूनाइटेड नेशन का भी नाम आता है। सब भागे भागे सारे देश जाते हैं यूनाइटेड नेशन के पास कि कुछ करो, लेकिन यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है बच्चों, क्या है, यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इनका क्राइटेरिया क्या है, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे नहीं है, पैसों पे नहीं है। ये क्या देखते हैं, ये ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग के बारे में कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर इसके क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि भाई पर कैपिटा इनकम को तो देखा ही जाएगा, जो तो वर्ल्ड बैंक वाले भी कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, कि भाई एवरेज एज कितनी है। आपको पता होगा कि वक्त के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है हमारी।
हाँ, अगर हम आज से 200-300 साल पहले जाएंगे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम बहुत कम उम्र तक रहा करते थे और बहुत जल्दी लोग मर जाया करते थे। उसके भी बहुत सारे रीजंस थे कि अच्छा, जो साइंस में डेवलपमेंट नहीं हुई थी, नई मेडिसिन नहीं आई थी, बीमारियों के इलाज नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब वक्त के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। अब हम ज्यादा दिनों तक जी पाते हैं, वरना तो लोग पहले जल्दी मर जाते थे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भाई, लोग ज्यादा जी रहे हैं तो इसका मतलब हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि भाई नेट अटेंडेंस रेशियो कितनी है, नेट अटेंडेंस रेशियो, कि बच्चे स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ये जानना क्यों जरूरी है कि बच्चे स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे कितने इनरोल हो रहे हैं, एनरोलमेंट रेशियो, और कितने वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्कूलिंग भी एक प्रिविलेज है, बच्चों को पढ़ाना भी एक प्रिविलेज है, और अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना वो तो प्रिविलेज है ही भाई, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रिविलेज है भाई कि एजुकेशन महंगी इतनी कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में जाके देखो आप, वहां पर ना गवर्नमेंट टीचर सीरियस है पढ़ाई को लेकर, ना ही स्टूडेंट्स सीरियस है, ना ही स्टूडेंट्स को एनवायरमेंट मिलता है वो। और प्राइवेट स्कूल में गरीब इंसान अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, वहां पर लाखों की फीस लगती है। आप दिल्ली में चले जाइए, हमेशा गवर्नमेंट लिमिट लगाती है, लेकिन हमेशा स्कूल क्या करते हैं, अपने माफियाज को क्रिएट करते हैं और हमेशा ही फीस को बढ़ा देते हैं। कभी इस चीज का खर्चा है, कभी उस चीज का खर्चा है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, 1000 तरीके की चीजें हैं, बस पेरेंट्स से पैसे निकालने वाली बातें हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, हम ओवरऑल क्या देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी हम देख रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देख रहे हैं, और स्कूलिंग भी देख रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है, इस कैलकुलेशन का फायदा क्या है। इस कैलकुलेशन में हम देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टू द सिटीजंस, नॉट जस्ट द इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक इकोनॉमी पे ध्यान देता है, कितना पैसा जनरेट हो रहा है, क्या जीडीपी हो रही है, कितनी नेशनल इनकम है, लेकिन वो सिर्फ इकोनॉमी देख रहा है। हम यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्चुअल में क्या देखता है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टू द सिटीजन, सिटीजन के साथ कैसे क्या हो रहा है, क्या सिटीजन खुश है, क्या उनको स्कूलिंग अच्छी मिल पा रही है। अगर स्कूलिंग और हेल्थ केयर अच्छा होगा तो एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होगा, वरना नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं गुरु। ये समझिए द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, उसका एक इंडेक्स होता है, वो रैंकिंग निकालता है। और गुरु लोग, ये बात बहुत शर्मिंदगी की है कि इंडिया काफी पीछे है। अगर हम 2022 का डाटा उठा के देखते हैं तो हम श्रीलंका, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे हमारी कितनी ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी है? बिल्कुल है। क्या हमारे यहाँ पे इलिटरेसी है? बिल्कुल है। क्या हमारे यहाँ पे हंगर है? बिल्कुल है। क्या अच्छा एजुकेशन सिस्टम है? नहीं है। क्या अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम है? नहीं है। क्या लोग सिक्योर है इस एनवायरमेंट में? नहीं सिक्योर है। क्या यहाँ पे क्लीन एनवायरमेंट है? नहीं मिल रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है ही नहीं। तो इसमें बता रखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कम है, स्कूलिंग यहां भी हम पीछे हैं, और यहां तो हम पीछे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, नेगेटिव पीआर क्यों कर रहे हो, क्यों देश का नाम बदनाम कर रहे हो। हमेशा बच्चों की बात याद रखना मेरी, अ पैट्रियोट मस्ट ऑलवेज रेडी टू डिफेंड इट्स कंट्री अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट। हमेशा ही याद रखना कि आपके लिए देश सबसे आगे होना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि ये सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी टूटेंगी, लेकिन ये देश बचा रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। तो किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी नहीं चाहिए आपको लॉयल नहीं बनना उनके। हमेशा सवाल करते रहिए और पूछते रहिए कि हम इन रैंकिंग्स में पीछे क्यों हैं, हम इन रैंकिंग्स में पीछे क्यों हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे क्यों नहीं है, हमारे स्कूल्स अच्छे क्यों नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। एक कोट है बच्चों, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका मतलब यह है कि ये दुनिया हमें विरासत में हमारे पूर्वजों से नहीं मिली, जबकि ये दुनिया हमें उधार लिए किससे, अपने आने वाली जनरेशन से। जो हमारे वंशज होंगे उनके लिए ये दुनिया हमने उधार ली है, जो उनको पास ऑन करनी है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने पूर्वजों से ये विरासत में ये चीजें पाई हैं, दुनिया पाई है। इस कोड का मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट मस्ट बी, शुड बी नहीं कह रहा हूं बच्चों, इसका मतलब ये मस्ट बी, होना ही चाहिए सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम डेवलपमेंट के पाथ पे भी चले और रिसोर्सेज को भी खत्म ना करें। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हमें हमेशा ये बात पता है, लेकिन फिर भी हम धड़ल्ले से इसका मिसयूज करते रहते हैं। वरना सेव वाटर, सेव फॉरेस्ट, है ना, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, ई व्हीकल्स, ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं कि भाई डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। किनके लिए बच्चों, फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा के रखना है ना। हम कहते हैं सेव वाटर, तुमने कभी ऐसे भी लिखा होगा, कोई पोस्टर कंपटीशन में भी गए होगे और इसमें टॉपिक रहता है सेव वाटर, पानी बचाओ। क्यों, क्योंकि पानी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तुम कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये देखो समंदर भरे पड़े हैं, पानी पानी है, लेकिन वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है बेटा, उसको हम पी नहीं सकते। उसमें जो सॉल्ट है, उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, और उसको ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए बहुत पैसा स्पेंड होता है, बहुत ज्यादा। अभी हम बात कर रहे हैं ईरान, इराक और ये सारी चीजें, यूएसए के साथ जो युद्ध हो रहा है इजराइल का, ईरान का, तो ईरान के पास भी सैलिनेशन सेंटर्स हैं। वो क्या करते हैं, समंदर के पानी को पीने लायक बनाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड होता है। इससे अच्छा हम क्यों ना हमारी जो क्लीन वाटर रिसोर्सेज है उसको हम बचा लें, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमको पोल्यूशन नहीं फैलाना है, हमको वाटर पोल्यूशन कम करना है, हमको सॉइल पोल्यूशन नहीं करना है। हर चीज का नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो हमको सस्टेनेबिलिटी के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, वरना आगे आने वाले टाइम में हमारे पास रिसोर्सेज बचेंगी ही नहीं। इस बात को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, इफ अ कंट्री अचीव्स हाई इनकम एंड हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टुडे बट एग्जॉस्ट its foundational resources to do so, it is truly developed। इसका मतलब ये है कि हो गए हैं डेवलप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं बची हैं कुछ भी, तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे आगे आने वाली जनरेशंस को सर्वाइव कर पाएंगे। और जब वो आज से 200, 300, 400 साल बाद हमें पढ़ेंगे कि पहले के लोगों ने कितने निकम्मे थे, कितने नाकारा थे, इनको समझ नहीं आता था कि रिसोर्सेज हमको सेव करने चाहिए, ठीक है। तो हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज ऑन द अर्थ, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों, क्या, कि हमको रिसोर्सेज को बचा के रखना है, ठीक है, और हमको आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं। अब है द इल्यूजन ऑफ इनफाइनाइट सप्लाई। हमको हमेशा ये लगता है कि हम ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हैं, यूनिवर्स के सेंटर हैं हम स्पीसीज। जिस दिन ये ईगो हमारा खत्म होगा उस दिन समझ में आएगा कि हम भी बाकी स्पीसीज की तरह इस प्लैनेट पे रहते हैं, और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम बाकी स्पीसीज के लिए, बाकी नेचुरल वेजिटेशन के लिए, बाकी अर्थ को हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और हमेशा लोगों को रहता है कि अरे बहुत है रिसोर्स, भैया नहीं है रिसोर्स, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल। पहले के टाइम पे ट्यूबवेल्स वगैरह होते थे, जो नलके वगैरह लगाते थे, तो 1 फुट 2 फुट पाइप नीचे डालते थे तो पानी फट से बाहर आता था। लेकिन आज के टाइम पे ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज नहीं हो रहा है, बारिशें आती हैं, पूरे कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिया हमने, सड़कें कंक्रीट की, बिल्डिंग कंक्रीट की, मिट्टी से पानी नीचे नहीं जाएगा तो ग्राउंड में वाटर आएगा कहां से, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हम तो सोच के बैठे हैं, और आज के टाइम पे आप ट्यूबवेल के लिए पाइप करा के देख लो, 7 से 8 फुट नीचे भी ज्यादा जाता है, जब भी नहीं मिलता पानी, नहीं मिलेगा पानी, ऐसे कैसे मिलेगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। इसमें बेसिक लिखा हुआ है 300 डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 2 मीटर्स। हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि भाई नियरली 1/3 ऑफ इंडिया इज ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स रिजर्व्स। हमारे ग्राउंड वाटर जो रिजर्व्स हैं, जो जमीन के नीचे पानी है, उसको हम ओवर अननेसेसरी यूज कर रहे हैं। यूज इस्तेमाल करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। A resource being categorized as renewable by nature does not mean it is infinite under human pressure। इसका मतलब ये है कि आपने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ी हैं,
तो हमको लगता है कि जो रिन्यूएबल है वो बनती रहेंगी, लेकिन उनको रीजनरेट होने में टाइम लगता है बच्चों। आज एक जंगल काट दो आप और लगा दो छोटे पौधे, वो जंगल जितना ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या वो छोटे पौधे कर पाएंगे? और उन पौधों को बड़ा होने में 30, 40, 50 साल तक लग सकते हैं। ठीक है, तो भाई हमको पता है कि चीजें रिन्यूएबल हैं, रिन्यू हो जाएंगी, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसोर्सेज इनफाइनाइट है, कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगी। और हमारा ह्यूमन प्रेशर तो है ही रिसोर्सेज पे सबसे ज्यादा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहानी वही है, द हार्ड स्टॉप, नॉन रिन्यूएबल लिमिट्स, टोटल ग्लोबल रिजर्व कितना है जी? इतना है, जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस, उसके अलावा अदर्स। Countries like India depend entirely on importing this fixed stock. As reserve drain globally, prices violently spikes. अभी हम देख रहे हैं पेट्रोल का प्राइस क्यों लिमिटेड है। फॉसिल फ्यूल्स बहुत करोड़ों साल पहले बनने शुरू हुए थे, लिमिटेड अमाउंट में है, कर लेंगे यूज हम, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक ईवी व्हीकल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल से, डीजल से, इन सब से क्या हो जाए? कम हो जाए। अब आगे देखते हैं। ये है प्रॉपर, अगर हमें नेशनल डेवलपमेंट करना है तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? इकोनॉमिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। क्या? इनकम बढ़नी चाहिए लोगों की, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल, अगर हमारे सिटीजन्स हेल्दी होंगे और एजुकेटेड होंगे तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। सोशल इक्विटी, कि जितने भी हमारी रिसोर्सेज हैं उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि इस दुनिया की और इस देश की रियलिटी ये है कि यहां पर 1% पॉपुलेशन 99% पैसा अपने पास रख के बैठी है, और जो 1% पॉपुलेशन 99% पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 1% पैसा है। अब कितनी डिस्पैरिटी है? तो रिसोर्सेज हैं जो, उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी के साथ हमको रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इस पे रहता है। सरकार जोर जोर से चिल्ला के कहती हैं इतने मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी, इतने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। अरे बन तो जाएंगे, लेकिन क्या हेल्थ अच्छी है? हेल्थ फैसिलिटीज हैं? नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटीज हैं? नहीं है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है? बिल्कुल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे हमें ये बात समझनी ही पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट इज नो लॉन्गर ए लोकलाइज्ड रेस फॉर हायर एवरेज इनकम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्यादा इनकम हो गई, ज्यादा इनकम हो गई तो बात बन जाएगी, काम चल जाएगा हमारा। Environmental degradation does not respect national boundaries and averages hide human suffering. ये अर्थ जब अपने पे आती है तब जो प्रलय होता है ना, वो नेशनल बाउंड्रीज नहीं देखता। जब डिजास्टर्स आते हैं, जब साइक्लोन्स आते हैं, जब फ्लड्स आती हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, सूखा पड़ता है, जब लैंडस्लाइड होती हैं, तब वो नेशनल बाउंड्रीज नहीं देखते। ठीक है, तो हमको क्या नहीं करना? हमको सिर्फ इस डेवलपमेंट की अंधी रेस में, ब्लाइंड रेस में क्या नहीं करना? इतना नहीं भागना कि हम अर्थ को, जो हमारा घर है, उसको क्या कर दें? डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, ट्रू डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट व्हाट वी बिल्ड और अर्न। सच्ची प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं होता कि हमने क्या बिल्ड किया और हमने क्या अर्न किया है। इट इज हु वी अपलिफ्ट,
हाउ वी शेयर इट एंड व्हाट वी प्रिजर्व फॉर टुमारो। इसका मतलब ये है कि हमने किसको साथ लेके हम आगे बढ़े, किसके साथ हमने शेयर की वो डेवलपमेंट, सबको साथ आगे लेके चलना। वही कहते हैं ना मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। अब देखो मेरा तो मानना ये है कि वो तो कहते ही हैं, ठीक है, अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा करे तो बहुत बढ़िया जी। एंड व्हाट वी प्रिजर्व फॉर टुमारो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैंने तुमको बताया कि हमारी ये रिसोर्सेज हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, जबकि हमने उधार लिया अपने वंशजों से जो आने वाले हैं आगे टाइम में, ठीक है। तो उनके लिए अर्थ को हमको क्या करना है, बचा के रखना है। तो ये यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हम और भी चैप्टर्स करेंगे, जल्द ही वीडियोस आएंगी। आप अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।